तो ऐसा मेरे पास एक केस आया था, बहुत साल पहले की बात है। एक लड़की आई, बोली कि मेरा फियांसे है, शादी उसकी हमारी अगले महीने होने वाली थी, हम 7 साल से रिलेशनशिप में हैं। और वो कल रात को गायब हो गया है, किसी की कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मालूम है। तो उसमें जनरली मैं एक प्रश्न शास्त्र है, तो उसके द्वारा मैं पता करता हूँ, उसके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें जब व्यक्ति मेरे पास आता है तो उसको एक पैरामीटर्स देता हूँ, उन पैरामीटर्स पर प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर हाँ या ना में मिलता है और थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है। तो देखो, धन वर्षा नाम की चीज़ नहीं होती है। सही बात है। आप चाहते हो धन कब कमाओगे, कैसे कमाओगे, बता सकता हूँ, वो कुंडली हमको बताती है कब होगा। अभी बहुत बुरा वक्त चल रहा है, अभी आप शॉर्टकट के चक्कर में ही पड़ो। लेकिन गुरु अगर बुरा प्लेस्ड है तो गुरु से बुरा कोई नहीं। गुरु पनिशमेंट देता है, गुरु आपको सुधारने के लिए वर्स्ट पनिशमेंट देगा। गुरु से बुरा पनिशमेंट कोई नहीं दे सकता। तो इसको फिर सर कैसे समझे हम कि मतलब अगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाएं कि क्या हमें आंसर मिलेगा? तो ज्योतिष का काम मार्गदर्शन करना है। अगर सही शब्द पूछे ज्योतिष का क्या काम है, तो ज्योतिष का काम मनचाही वस्तु देना नहीं है, ना आपकी हर एक इच्छा पूर्ण करना है, ना आप जो चाहें वैसे जीवन को घटना मोड़ देना है। आप जो लेके आए हैं उसका सही विश्लेषण करना है और सही मार्ग बताना है कि ये मार्ग आपका सही है, गलत मार्ग पर मत जाओ। आज तक एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट आपने देखे होंगे। जो भी एस्ट्रोलॉजर आता है या आप जो भी पॉडकास्ट देखते हो, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ आप देखते हो या सुनते हो कि कुछ ऐसा उपाय मिल जाए कि बस रातों रात मैं अमीर हो जाऊं, धन वर्षा हो जाए, मन चाही चीज़ मिल जाए। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? क्या आपकी कुंडली ये अलाउ करती है कि आपके पास इतना कुछ आएगा? या आपको पता भी है कि आपके कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं? कुंडली के ऐसे डीप राज जो आपको आज हमारे जो गेस्ट हैं आपकी कुंडली के ऐसे गहरे रहस्य को बताने वाले हैं कि सिर्फ लगन कुंडली ही नहीं, आपकी जो भी कुंडली बनती है, ऐसी 16 और कुंडलियां होती हैं आपकी जो आपके भविष्य के बारे में बताती हैं आपको। तो इस पॉडकास्ट में इतनी सारी जानकारियां हमारे गेस्ट ने आपको दी हैं। इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखिए, फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जो इस पॉडकास्ट में नॉलेज दी गई है, इस पॉडकास्ट के देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो आप पॉडकास्ट देखते थे अभी तक कि सिर्फ एक उपाय, एक रेमेडी बताने से आप रातों रात अमीर होने वाले हो, आपको उनके पीछे की रियलिटी पता चलेगी कि आपको वो उपाय करने के बाद कुछ हुआ, क्या आप अमीर बने? नहीं बने तो क्यों नहीं बने? तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखिए, इसको स्किप बिल्कुल भी मत करिए। आप सर से कंसल्ट करना चाहते हो, जो भी हमारे गेस्ट हैं उनसे कंसल्ट करना चाहते हो, तो उसकी पूरी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। सर से आप कंसल्ट कर सकते हो और आप ज्योतिष का पूरा ज्ञान ले सकते हो उस वीडियो में। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, आप क्या और जानना चाहते हो। हम सर से दोबारा इस विषय पे एक बार फिर से चर्चा करेंगे। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा जाता है हमारा, तो हम डेफिनेटली सर को दोबारा इनवाइट करेंगे इस पॉडकास्ट के लिए। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। ओम गुरवे नमः, ओम गुरवे नमः, ओम गुरवे नमः, ओम गुरवे नमः, ओम गुरवे नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम महागणपतये नमः। सर राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर पहले मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कैसे इस फील्ड में हैं और आप क्या क्या करते हैं आपकी फील्ड में। देखिए, मेरा नाम राकेश चंद्र है और इस फील्ड में मैं प्लान करके नहीं आया, मैं तो कहूँगा भगवान ने चुना और इसमें धक्का मार के भेज दिया। ज्योतिष में इसलिए आया क्योंकि मेरी खुद कुछ परेशानियाँ चल रही थी और कई ज्योतिषियों के यहाँ गया, यहाँ वहाँ गया। किसी ने बोला पितृदोष है, किसी ने बोला काल सर्प दोष है, किसी ने बोला ये दोष है, किसी ने बोला वो दोष है। फिर आके गूगल करता, यूट्यूब में देखता वो दोष क्या होता है, फिर समझ में आता कि अरे ये दोष तो मुझे है ही नहीं। क्योंकि एक बेसिक, मैं ऐसे परिवार से था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज्योतिष का था, बट ज्योतिषी नहीं था। ज्योतिषी के रूप में
एडवाइस नहीं दे सकता था लोगों को, बट एक अंडरस्टैंडिंग थी। तो समझ में आता नहीं था कि समस्या कोई चल रही है, मैं जानता हूँ बेसिक, उतने से तो समझ में नहीं आया। तो फिर सोचा चलो खुद ही सीख लेते हैं। तो ईश्वर कृपा से अच्छे गुरु मिले, ज्योतिष सीखा। जब सीखा तो समझ में आया, मेरे गुरु ने कहा कि आप चाहे जो भी आपका प्रोफेशन रखें, ज्योतिष का काम जरूर करें। आपके जीवन का उद्देश्य है लोगों का धर्म के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा भला करना। और यही काम आप पिछले जन्म में भी कर रहे थे। तो जब इतना सुना, फिर आप शुरू में सीखा तो इतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी। फिर प्रश्न पूछा तो फिर समझ में आया कि कौन से ग्रह मेरे कैसे हैं, क्या हैं। समय लगता है, कई बार तो अपनी ही कुंडली समझने में भी समय लगता है। ज्योतिष इतना आसान नहीं जैसे लोग समझते हैं, और देखते ये ग्रह यहाँ पड़ा तो ये होता है, वो ग्रह। जिसको हम कुंडली समझते हैं उसको लग्न कुंडली कहलाता है ज्योतिष के माध्यम से। और उस लग्न कुंडली के आधार पर सैकड़ों अलग अलग कुंडलियाँ बनती हैं। अच्छा, तो ये है ज्योतिष का बेस। हाँ बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो अभी सर आपने जैसे बोला कि आपने गुरु दीक्षा ली, फिर आपने ज्योतिष का काम आगे स्टार्ट किया, तो आपको मैं पंडित जी कहूँ या ज्योतिष कहूँ, तो आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि पंडित जी में और ज्योतिष में क्या फ़र्क है। बहुत सही प्रश्न पूछा है। आज के समय में बहुत सारे पंडित जी ही अपने को ज्योतिषी के रूप में पेश करते हैं, और मेरे विचार में सही नहीं है। अच्छा, एक पंडित जी को ज्योतिष का बेस जरूर मालूम होता है, बट एज ए ज्योतिषी एडवाइस का काम नहीं करना चाहिए। अगर ना उतना डीप अगर नॉलेज नहीं है तो। और पंडित जी का काम है पूजा पाठ कराना। हाँ। जो भी पौरोहित्य का कार्य करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवा लें, वास्तु शांति करवा लें, या कुछ और जो भी पूजा पाठ का कार्य होता है वहाँ तक सीमित रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज्योतिष और पंडित में डिफरेंस होता है। ज्योतिष ने जो पूजा बताई वो पंडित जी कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी ज्योतिष का काम नहीं कर सकते जब तक उनको डीप नॉलेज ना हो। बिल्कुल सही समझे आप जी सर। अभी जैसे कि आपने कहा कि 12 राशियां हैं, 12 ग्रह हैं, सॉरी 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं। तो वो 12 ग्रह और 9 राशियां कैसे काम करती है? क्या हमें राशि देखनी चाहिए फिर? देखिए, राशि क्या होता है आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देखनी तो चाहिए ही। हम जिसको, एक कॉमन मैन जिसको अपनी राशि समझता है, वो राशि क्या है पहले वो समझे। ओके। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अलग है, भारतीय कॉन्सेप्ट अलग है। तो आजकल जो न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स पे या ऑनलाइन लिखा होता है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किस आधार पे ये लिखी हुई है 12 राशियों का राशिफल। तो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, 12 राशियाँ क्या है वो समझते हैं जी। जो भी स्काई है 360 डिग्री है वो, करेक्ट। उस 360 डिग्री को 12 पार्टों में बांट दिया गया है। अच्छा, ठीक है। तो हर एक पार्ट एक राशि हो गई। ओके। तो 360 डिग्री को 12 पार्ट में बांटा, 30-30 डिग्री का एक पार्ट हुआ जी, वो एक राशि हुई। ओके। तो उस पोर्शन में विजुअली जो दिखता है वो वर्चुअली जो 30 डिग्री, कहीं वो लाइन तो मारा हुआ नहीं है, सही है। वर्चुअली जो 30 डिग्री का पोर्शन है वो एक राशि हुई। उसमें कई बार एक ग्रह हो सकते हैं, कई बार कोई ग्रह नहीं हो सकता, कई बार 2-3-4 ग्रह भी हो सकते हैं। राइट। और उसी को कुंडली के रूप में डिपिक्ट किया जाता है 12 हाउसेस में। ओके। मतलब वो जो 12 राशियां हैं 360 डिग्री को बांटा गया है, उसको स्क्वायर में हमने 12 पार्ट बना लिए। अच्छा। और उसमें 9 ग्रह रखे होते हैं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में कुछ नहीं, किसी में 3। राइट। ये आपकी कुंडली हुई जो लग्न कुंडली कहलाती है। ओके। लग्न अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, मैं उसको बोल के कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहता। बट उस कुंडली में 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में एक राशि लग्न राशि कहलाती है। अच्छा। और वो पहला भाव या पहली जगह पे होता है, पहला स्थान उसको मानते हैं। अच्छा, तो हम ऐसा कह सकते हैं जो पहला घर है कुंडली का, वहाँ पे जो ग्रह है या फिर जो नंबर राशि लिखा है वो राशि है? ग्रह नहीं, जो राशि है वो आपकी लग्न राशि कहलाती है। अच्छा, वहाँ पे जो नंबर है, जैसे कई बार 1 से 12 तक जो नंबर होते हैं, तो मान लीजिए किसी 11 है। अच्छा, तो 11 जो नंबर है वो 11वीं राशि है। ओके। पहली राशि मेष से शुरू होती है, 11वीं राशि है कुंभ है। ओके। तो उस व्यक्ति के पहले स्थान पे 11 लिखा है, उसके बाद में दूसरी जगह पे 12 लिखा होगा, तीसरी जगह पे 1 लिखा होगा, साइकिल है 12 का। अच्छा, तो जहाँ 11 लिखा होगा वो लग्न हो गया, कुंभ लग्न उस व्यक्ति का हो गया, लगन कुंभ हो गया। लग्न कुंभ हो गया। इंग्लिश में इसको एक्वेरियस कहते हैं। ओके। ठीक है। मान लीजिए किसी के वहीं पे मून हो गया, तो उस व्यक्ति का कुंभ लग्न और कुंभ राशि कहलाई। ओके। लेकिन कुंभ लग्न का व्यक्ति है और
जो दूसरी राशि है 12वीं राशि है मीन है, वहां मून है तो उसकी मीन राशि हो गई, कुंभ लग्न हो गया। अच्छा, ये एकदम बेसिक है। मतलब इसके आधार पे कुछ निर्णय हम ले सकते हैं, उस व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ सकते हैं, ओके, लेकिन इसके आधार पे निर्णय नहीं दे सकते इसका दिन कैसा जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मैं इससे ये समझा सर कि जैसे कि आपके जो फर्स्ट हाउस में जो संख्या लिखी है 1 से 12 के बीच में, आप उस लग्न के हो गए और आपकी राशि जहां पर आपका मून बैठा है। ये वैदिक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ मून है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें ज्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में उन्हें जहाँ सूर्य होता है उसको राशि मान लेते हैं। अच्छा, और वो फिक्स्ड है, सूर्य 15 तारीख को बदलता है अपनी राशि जी। तो आप जनरली आपने देखा होगा, कहीं कहीं लिखा होगा हाँ हाँ 15 फरवरी से 14 मार्च, 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल। हाँ, तो जो ये लिखा होता है सूर्य राशि होती है, तो सूर्य उस राशि में उस पीरियड में होता है। अच्छा, अब हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है, जनरली 14 जनवरी को मनाई जाती है। करेक्ट, क्यों मनाई जाती है? क्योंकि सूर्य उस दिन मकर राशि में होता है, वो फिक्स्ड है। जी। मोस्टली 14 को जाता है, कभी कभी 14 नहीं तो 15 को भी हो सकता है, हाँ। कभी कभार, वो टेक्निकल कैलकुलेशन है। लेकिन 14 जनवरी की मकर राशि, मकर संक्रांति इसलिए मनाई जाती है कि सूर्य संक्रांति मतलब क्या? ट्रांसफर, ट्रांजिशन फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, तो सूर्य देव उस दिन शनि देव की राशि है मकर, उसमें गए, इसलिए इसका ज्यादा महत्व है। हर महीने में एक संक्रांति होती है। अच्छा, सूर्य हर एक 14 तारीख को एक राशि से दूसरे में जाता है। करेक्ट, तो मेष राशि में गया तो मेष संक्रांति, वृषभ में गया तो वृषभ संक्रांति। तो बाकी को उतना हम महत्व नहीं देते, सबसे ज्यादा महत्व मकर संक्रांति को देते हैं। उसका टेक्निकल रीजन ज्योतिषी अगर बताऊंगा तो इसी में 1-2 घंटा निकल जाएगा। तो ये कुंडली क्या है? ग्रहों के भ्रमण के अनुसार उसका डिपिक्शन है। एक डेटा दिखाते हैं कि जब जन्म हुआ था तो यहाँ पे ये ग्रह था, और वो हमेशा चल रहा होता है। तो सर मेन कौन सा मानना चाहिए, सूर्य कुंडली से या चंद्र कुंडली? नहीं, मेन तो दोनों ही है। अच्छा, इसके अलावा 7 और ग्रह भी तो हैं। हाँ हाँ हाँ, तो कुंडली एनालिसिस हम करते हैं पूरे 9 ग्रह के आधार पे। हाँ हाँ हाँ, नहीं जैसे 9 ग्रह और एक लग्न 10 के आधार पे करते हैं। अच्छा, नहीं जैसे आजकल लोग बहुत ज्यादा करते हैं ना कि मेरी राशि ये है। हाँ, तो राशि एक है तो उनको मैं कहता हूँ सबसे पहले आप समझो, आप राशि का मतलब चंद्र राशि की बात कर रहे हैं या सूर्य राशि की बात कर रहे हैं? अच्छा, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट सूर्य राशि के आधार पे आपको भविष्य बताएगा। करेक्ट करेक्ट। जो भारतीय कॉन्सेप्ट है वो मून के आधार पे बताएगा। हाँ, अब आजकल बहुत फेमस टर्म है, सबको पता है आजकल, मेरी 7.5 चल रही है। तो 7.5 मतलब क्या? सही बात है। 7.5 मतलब 7.5 मतलब 7.5। करेक्ट। सैटर्न एक राशि में 2.5 ईयर्स चलता है। अच्छा, तो 7.5 मतलब किसी 3 राशियों की बात हो रही है। किन 3 राशियों में सैटर्न चलेगा तो 7.5 आपकी आएगी। अच्छा, तो जहां आपका मून है उसके पहले वाली राशि, अच्छा, सैटर्न आ गया तो आपकी 7.5 शुरू हो गई। जहां मून है उसके ऊपर सैटर्न आ गया वो तो मिड हो आपका गया। पीक ऑफ 7.5 हो गया। और उतरती 7.5 कहते हैं जो आपका जो मून है जिस राशि में आपके ओरिजिनल कुंडली में, उसका नेक्स्ट वाले में गया तो 7.5 उतरनी शुरू हो गई। अच्छा, और जब वहां से आगे निकल गया तो 7.5 अब खत्म हो। ओके। तो ये तो सर फिर एक मतलब अगर मैं जैसे कहूँ कि अभी कुछ राशियों में 7.5 चल रही है, बिल्कुल, अभी है अगर ना? पूछेंगे तो 7.5 मीन राशि की चल रही है। लेकिन अगर किसी प्रॉपर कुंडली को देखकर ही पता लग सकता है कि फिर उस पे 7.5 चल रही है या नहीं चल रही नहीं, है। अगर आपको राशि पता है तो मुझे मालूम है। अगर आप बताएंगे अच्छा। आपकी मीन राशि है तो 7.5 चल रही है। कुंभ राशि है तो 7.5 उतरती हुई चल रही है। अच्छा, मीन है तो पीक पे है। ओके। और मेष है तो अभी तो इसका शुरू हुई है। कुंडली कैलकुलेशन भी कुछ है? नहीं, कुंडली ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। कुंडली अच्छा, कैलकुलेशन तो बहुत डीप कैलकुलेशन है। वो तो अच्छा अच्छा, वो तो मैं 10 साल में सीखा है मैं। तो वो तो शायद बताने में कई साल लग जाए। करेक्ट। मैं बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि ये टर्म्स लोग कॉमनली यूज करते हैं अच्छा, कि 7.5 चल रही है तो डर गए। अब तो 7.5, अब तो बहुत डरते लोग शनि से। तो शनि से क्यों डरते हैं? उसका कारण है। अच्छा, और कारण बताइए सर, कारण क्या मतलब? देखिए, हम जब जन्म लेते हैं तो 2 ही कारण से जन्म लेते हैं। अच्छा, या तो कोई पाप कर्म करते हैं या बहुत स्ट्रांग इच्छा लेके मर गए होते हैं पूरे जन्म में। अच्छा, तो जन्म का 2 ही कारण है हमने लिया हुआ है, या तो कोई इच्छा बाकी है या कोई पाप कर्म पेंडिंग है हमारे प्रारब्ध में। तो हम जन्म लेते मजे करने के लिए नहीं जन्म लेते। तो हमारे जन्म का कुछ उद्देश्य है? उद्देश्य है पाप जो किया उसको भोगना, अच्छा, और जो इच्छाएं अधूरी है पूरा करना। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो हम कुंडली से देख के बताते हैं।
कुंडली से कुछ ऐसा भी बताया जा सकता है, जैसे कि आजकल बहुत सारा ट्रेंड में है कि मुझे कुछ ऐसा बता दो सर कि जिससे कि रातों रात मैं अमीर हो जाऊं या मेरी मनचाही इच्छा पूरी हो जाए, तो कुंडली से वैसा पॉसिबल है? रातों रात कुछ होता नहीं है। अच्छा। हाँ, जो आप लेके आए हैं अपने जीवन का उद्देश्य, हाँ हाँ। वो आपको याद नहीं है। वो ईश्वर के यहाँ आपने प्रॉमिस करके आए आप, तभी बिल्कुल। आपको कुंडली ऐसी मिली हुई है। जी। ईश्वर के सामने बैठकर डिस्कशन होता है, एग्रीमेंट होता है कि ये मिल रहा है मनुष्य जीवन। हाँ हाँ। और हाँ, मनुष्य जीवन मिला है तो बहुत अच्छा पुण्य अपने किया हुआ जरूर है, नहीं तो अच्छा। मनुष्य जीवन तो बहुत गोल्डन चांस है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए। अब ये Right. थोड़ा अलग विषय से डाइवर्ट हो जाएगा, इसमें हाँ, ज्यादा हाँ। कहूंगा नहीं। बट अगर पूछेंगे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो मनुष्य जीवन मिला है तो आपको एक चांस मिला है कि मुक्त हो सकते हैं इस जीवन मरण के बंधन से। करेक्ट। तो ये जीवन एक बंधन है, अच्छा। तो हम मजा करने नहीं आए हैं, ये बांध के डाले गए यहाँ पे भोगने के लिए। तो मतलब सर भोगना सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब उसको अच्छे कर्म करके हम उसको अच्छा भी कर सकते हैं। हाँ, तो जो भोगना है वो तो भोगना ही है, तो भोगना बुरा नहीं है। भोग के आप पापों से मुक्त हो गए और अच्छे कर्म करेंगे तो और बढ़िया जीवन बनेगा। लेकिन सर आजकल लोग ना इसका उल्टा मतलब ले लेते हैं कि भोगने आए तो कुछ भी करो। वो तो गलत है ना। फिर वो तो कुछ गलत काम भी करते हैं आजकल, जैसे यूथ है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मेरे कई मित्र हैं तो बोलते हैं क्या किया, दारू नहीं पिया तो ऊपर मर के जाएगा, भगवान पूछेंगे किस लिए भेजा था। हाँ। अरे दारू पीने की थोड़ी भेजा था, नॉनवेज खाने की थोड़ी भेजा था। करेक्ट। जो पाप किया है उसको भोग के उसको मिटाने के लिए भेजा था। जी। तो पाप दो टाइप से मिटता है, या तो अच्छे कर्म करो तो हाँ जी। मिटता है, या जो बुरे कर्म किया है उसके लिए दुख भोग लो तो मिटता है। अच्छा। तो दुख भोगना हमेशा बुरा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि दुख भोगना ही मुख्य उद्देश्य है जीवन का। दुख भोग के पापों से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दुख भोगते हुए अच्छे काम करते रहो। अच्छे काम तो करते रहो तो जल्दी दुख कट जाएगा। सही बात है सर। तो ज्योतिष के माध्यम से हम बता सकते हैं कि कैसे अच्छा कार्य करें। आपकी कुंडली के आधार पर समझ में आता है कि कौन से ग्रह का समस्या ज्यादा है, कौन से ग्रह की कम समस्या है। हाँ। पर इसमें मैजिक नहीं है अच्छा। कि मैंने छू मंत्र कर दिया, एक उपाय बता दिया और सारा पाप कट गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें 3 प्रकार के पाप हमको समझ में आते हैं कुंडली कैलकुलेशन से। अच्छा, बताइए सर प्लीज। तो वो अगेन टेक्निकल कैलकुलेशन है, बट उसको एक सामान्य लैंग्वेज में मैं कहना चाहूंगा। हाँ। ठीक है, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग टू इरेडिकेट, इरेज। इतना बड़ा कुछ पाप किया हुआ है कि एक जन्म नहीं कई जन्म लग सकते हैं, 2-4 जन्म 10 लग सकते हैं। ओके। तो एक पार्ट हो सकता है पिछले जन्म में आपने खत्म किया हो, एक पार्ट इस जन्म में खत्म हो जाए, कुछ पार्ट नेक्स्ट जन्म में खत्म होगा। तो मिटाना मुश्किल है, ओके। असंभव नहीं है। ईश्वर के शरण में जाए तो शायद वो भी मिट सकता है, बट इट इज टू डिफिकल्ट। बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक आदमी लंगड़ा पैदा हुआ है, पैर उग सकता है उसको? नहीं हो सकता। तो मतलब इस जन्म भर तो भोगना ही पड़ेगा ना। करेक्ट। मतलब कुछ ऐसा कर्म क्या है कि एक पैर कटा है, ये इस जीवन भर निकलना पड़ेगा। राइट। अगले जन्म में भी वैसे पैदा होगा या कैसा होगा, वो तो इट्स वेरी टफ टू, कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। शायद अच्छा कर्म करे तो अगले जन्म में एक बढ़िया व्यक्ति पैदा हो सकता है। सही बात है। ठीक है, तो ये हुआ दृढ़ कर्म। और दृढ़ कर्म छोटा मोटा है, जैसे किसी का पैसा 100 रुपए चुरा लिया तो इस जन्म में आपसे चीटिंग हो जाएगी, 1000 रुपए आपका डूब जाएगा, कट गया, खत्म हो गया। आप तो रो रहे डूब गया, मैं बोलता डूब नहीं गया, मुक्त हो गया। सही बात है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे साथ ये हो गया। लेकिन सर इस चीज में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा, हम थर्ड उस पर भी जाएंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि किसी ने 100 रुपए चुरा लिया, फिर उस व्यक्ति का 1000 निकल गया। अब यहाँ पे सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो दूसरों के साथ गलत तो कर देते हैं। सपोज मैंने किसी के लिए काम किया, उसने मेरा पैसा नहीं दिया, ठीक है, मैंने यूनिवर्स को बोला ठीक है ओके मैं सब्र कर लेता हूँ, बट उस व्यक्ति के साथ जब गलत होता है तो उसको समझ नहीं आता कि मैंने क्या गलत किया। वही तो दिक्कत है ना, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि उसने कहीं किसी का वो चीज करा होगा, वो आज नहीं तो उसको कल भुगतना ही है। करते समय उसको लगता है मैंने तो होशियारी कर दी, देखो मैंने उसको बेवकूफ बना दिया, लेकिन तुमने बेवकूफ नहीं बनाया, तुम खुद बन गए हो। सही बात है सर। इसको कहाँ कैसे पे करोगे तुमको भी नहीं पता। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जो दृढ़ होता है वो होता है कि थोड़ा सा टफ तो है। हाँ। ठीक है, अदृढ़ होता है जल्दी मिट जाता है। छोटी वाली बताइए, दृढ़ मतलब दृढ़ एंड अदृढ़ के बीच का है। अच्छा। तो इतना भी टफ नहीं है कि जीवन भर भोगना पड़े, और इतना भी आसान नहीं है कि महीने 2 महीने साल में चला जाए। ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पिछले जन्म में आपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, इस जन्म में पत्नी का सुख नहीं है। अच्छा। तो 25 साल में शादी हुई, 25 साल तक एंजॉय किया, जैसे शादी होगी तब आपका दुख शुरू होगा।
अच्छा। तो पत्नी पे पैसा खर्चा करेंगे, उसको हर इच्छा पूरी करेंगे, फिर भी सुखी नहीं रहेगी, वो दुखी देगी। अच्छा। जिएगी कुछ साल तक, 25-30 साल तक रोते रहेंगे, फिर खत्म हो जाएगी। आपका जैसे पाप कट गया तो खत्म हो जाएगी, तो तब शायद आप मुक्त हो जाएंगे उस पत्नी के दुख से। अच्छा। बाकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा हो। एग्जांपल ले रहे हैं, कोई सीरियस मत क्यों मत लेना, नहीं तो हर एक पत्नी को आप देने बोला शुरू कर दोगे। तो इस तरह ये सब चीजें कुंडली से जान सकते हैं हम? यही तो हम देखते हैं कुंडली में। तो अच्छा। हर चीज ये 9 ग्रहों के कॉम्बिनेशन में डिपेंड करता है, लेकिन कुंडली में 9 ग्रह कहाँ कैसे पड़े हुए हैं सब उसी का कैलकुलेशन है। किस ग्रह से कौन कितनी दूर बैठा है, कितने डिग्री पे बैठा हुआ है, किस एंगल में बैठा हुआ है। दृष्टियां भी होती हैं? दृष्टियां होती हैं, हर एक ग्रह की अलग अलग दृष्टि होती है। अच्छा। और दृष्टियों के अलावा उपदृष्टि भी होती है। अच्छा। और भी डीप कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे ज्योतिषी नहीं जानते हैं। ग्रहों की दृष्टियां ही नहीं होती है, राशियों की भी दृष्टियां होती हैं। अच्छा, तो ये तो सिर्फ मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। 99.999% ज्योतिषी तो जानते नहीं राशि दृष्टि। राशि दृष्टि जो एडवांस ज्योतिष सीखते हैं उसमें राशि दृष्टि हम समझते हैं। ओके। तो उसमें राशियों के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अच्छा। तो वो तीनों प्रकार की राशियां अलग अलग तरीके से दृष्टि रखती हैं। चर राशियां होती हैं कुछ राशियां। चर, अच्छा। हाँ, तो 12 राशियां हैं। हाँ। तो 3 टाइप की राशियां होती हैं, 4 ईच होती हैं। ओके। तो चर, स्थिर और द्विस्वभाव। तो सारी चर राशियां अपने से नियरेस्ट वाले को छोड़ के बाकी स्थिर को देखती हैं। स्थिर अपने नियरेस्ट चर को छोड़ के बाकी चर को देखता है, और द्विस्वभाव सब अपने आप को देखते हैं। ओके। तो अगर चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियों में ग्रह है तो वो बहुत परमानेंट बन जाते हैं। खाली है तो उनका इफेक्ट कम पड़ जाता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ग्रहों की दृष्टि के अलावा राशियां दृष्टि होती हैं। उसके अलावा ग्रहों की मैत्री होती है, कुछ ग्रह एक दूसरे के मित्र होते हैं, कुछ शत्रु होते हैं। उसके अलावा कुछ टेम्परेरी शत्रुता मित्रता भी होती है जिसको टेम्परेरी। हाँ, मैंने एक शत्रु तो सुना है कि शनि और सूर्य का तो ये फिक्स मित्र नहीं होते, ये परमानेंट है। परमानेंट है, अच्छा। लेकिन टेम्परेरी मित्र भी बन सकते हैं दोनों। हाँ, वो कैसे? तो दोनों एंगल से देखे जाते हैं। तो अच्छा। आपकी कुंडली में कहाँ पड़े हुए हैं तो उसका कैलकुलेशन है। अच्छा 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 अच्छा। इसको टेम्परेरी मित्रता शत्रुता बोलते हैं, पंचदहा मैत्री बोलते हैं। अच्छा। तो कई बार अगर कुंडली डिटेल निकालेंगे तो उसमें एक चार्ट टेबल लिखा होता है पंचदहा मैत्री। तो उसमें दिखा होता है कि ये शत्रु है, मित्र है। पंचदहा मैत्री कैसी होती है वो देखी जाती है। अच्छा। ये टेक्निकल मैटर है, बहुत ही डीप एनालिसिस। सब लोग नहीं देखते, बहुत लोग तो देखते ही नहीं है, बट डीप एनालिसिस जो अच्छे ज्योतिषी हैं जिस लेवल तक जाते हैं देखते हैं। करेक्ट। तो इसलिए मैं बोला कि खाली कुंडली, लग्न कुंडली देख के प्रेडिक्शन कर देना या खाली राशि देख के तो बेवकूफी है प्रेडिक्शन करना। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि अगर 12 राशियां हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग इसे 12 पार्ट में बांट सकते हैं क्या? हर एक की लाइफ, हर एक की बुद्धि, हर एक नहीं। सेम राशि वाला कोई बहुत ही अमीर है, कोई बेचारा रिक्शा भी चला रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो राशि होता है आपकी मून कहाँ है, वैदिक के हिसाब से आपकी मून कहाँ है वो राशि हो गई। तो उसके हिसाब से आपका मन, आपका सोचने का तरीका कैसा है आपकी। ओके। हाँ, आप कितने सेंसिटिव है, नॉन सेंसिटिव है, उसमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशन किया हो गया है। अच्छा। तो उसमें वर्ड है, राशियों के वर्ण होते हैं। वर्ण। अच्छा। तो वर्ण हम जिस जाति समझते हैं ना आजकल, बहुत ही ट्रेंडिंग है। तुम कौन सी जाति को लोग पूछते हैं, लेकिन राशियों की भी जातियां होती हैं। अच्छा। ये ऊंचा नीचा नहीं होता। जातियों मतलब वर्ण जो राशियां को होती हैं उसके हिसाब से वो व्यक्ति, उस राशि के व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा देखा जाता है। अच्छा। विप्र या ब्राह्मण वर्ण होता है, क्षत्रिय वर्ण होता है, अच्छा, वैश्य वर्ण होता है, शूद्र वर्ण होता है। तो सर अगर शनि का वर्ण पूछा जाए तो कौन सा होगा? देखिए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं नहीं कहूंगा, आप समझ सकते हैं। अच्छा अच्छा। मैं नहीं चाहता कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। ये टिपिकल प्योर नॉलेज है। इसमें कोई आज के समाज की या राजनीति की कोई चीज आ जाए और लोग इसको गलत कहें तो मैं पसंद नहीं करूंगा। नहीं तो सही, आपके बात वर्णों के अनुसार उसका स्वभाव और उनका इवन सोचने का तरीका, उनकी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति का निर्णय होता है। आपने बिल्कुल सही बताया सर। अभी आपने जैसे वर्ण बताया है राशि का, तो ऐसे हमारी कुछ हैबिट्स भी होती हैं जिनसे पता चले कि ये चीज मैं कर रहा हूँ या कोई कर रहा है तो उसका ये ग्रह खराब हो सकता है। हाँ, राशियों से भी होता है, ग्रहों से भी होता है। तो अगर सर आप एक्सप्लेन करना चाहो कि हाँ जी, अगर हम पूरी 9 की 9 ग्रह के बात करें, हाँ, तो हर एक ग्रह का कुछ कि ये आदत से आपका ये ग्रह खराब हो सकता है। हाँ, देखिए एनालिसिस में हम ये भी देखते हैं कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है। तो मून से राशि जैसे हम आपकी होती है, तो मून राशि जो हो गई जिसको हम राशि समझते हैं, बट राशि तो बाकी 11 भी राशियां हैं। तो हर एक राशि में कोई ना कोई ग्रह पड़ा होता है।
तो उस तरीके से एनालिसिस करते हैं कि ये राशि यहाँ पे इस राशि में ये सूर्य पड़ा है तो इसका ये इफेक्ट होगा। इफेक्ट मतलब स्वभाव हो सकता है, उसका जीवन पर असर पड़ सकता है, हर एक ऐसे, बाकी मून के अलावा 8 ग्रहों का भी ऐसा होता है। और कौन सा ग्रह खराब है बुरा है वो उसका वहाँ पड़े रहने के ऊपर भी डिपेंड करता है। और किसके साथ में पड़ा हुआ है, किससे किस एंगल किस डिग्री में पड़ा हुआ है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसा रिजल्ट बना रहे हैं वो भी देखा जाता है। तो अच्छा बुरा वहीं से देखा जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी का सूर्य बुरा असर दे रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हम सूर्य के उपाय बताते हैं। तो ये टिपिकल कस्टमाइज्ड है। अब कोई आगे पूछे मुझे सूर्य के उपाय बता दो, सूर्य के उपाय बताने से आपको बेनिफिट होगा कि नहीं वो पता नहीं। हाँ, कुछ एक्टिविटीज हैं जिससे सूर्य खराब कर सकते हैं आप। हाँ, तो बताइए सर वो। तो जैसे आप यहाँ वहाँ थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं, नियम कानून का पालन नहीं करते तो सूर्य खराब होता है। चंद्र आपका खराब होता है अगर पानी को वेस्ट करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, किसी को गंदा पानी पीने के लिए दे दिया आपने, तो आपने मून खराब कर लिया। अब जहाँ भी कुंडली में होगा वो बुरा रिजल्ट देगा। आप तो वो लोग ज्योतिष ने बोला है आपका भला होगा, बट हो सकता है आपका बुरा होना शुरू हो जाए, मून आपका खराब रिजल्ट देना शुरू कर जाए। मून अच्छा हो और उसके बाद खराब कर ले आप। हाँ, हो सकता है, तो आपके एक्शन से खराब हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मैं कहीं गया था गंगा नहाने, तो मेरे परिवार के साथ कुछ मेरे बच्चों का कुछ रिचुअल्स था, उसके लिए गया था। तो एक व्यक्ति वहीं ब्रश करके थूक रहा था गंगा जी में। तो मैंने बोला भैया क्या कर रहे हो? ज्योतिषी रुका नहीं गया। मेरी माता जी बोली तुम कहीं क्यों मुंह लग जाते हो, किसको समझाने जा रहे हो? पर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है, मैं रोक तो दूं। भैया ये ब्रश करके गंगा जी में क्यों डाल रहे हो? तुम गंगा जी से एक बाल्टी पानी निकालो, थोड़ा दूर जाके कर लो। आपने बिल्कुल सही कहा। इस टॉपिक पे मैं बाकी लोगों को भी बोलना चाहूँगा। हमारी जितनी भी भारत में जितनी पवित्र नदियां हैं, मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत तीर्थ स्थलों पे भी सर मैंने बहुत गया हूँ मैं, भगवान की कृपा रही है। तो लोग ना वहाँ पे, आपने जैसे कहा थूक रहे थे, बहुत से लोग कपड़े भी धोते हैं, कपड़े धोते हैं, शौच करते हैं, तो ये करना ना बहुत ही गलत है। अगर इवन हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में ये बोला है, अगर आप कभी गंगा स्नान करने जा रहे हो या किसी पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हो तो पहले आप स्वच्छ कपड़े पहन के जाओ। तो ये मेरे गुरुदेव जो हैं, जो मलुक पीठ पे हैं, गुरुजी हैं हमारे वृंदावन में, वो खुद अपनी कथाओं में बोलते हैं कि अगर आपको गंगा स्नान भी करना है तो आप पहले घर से स्वच्छ होके जाओ, स्वच्छ कपड़े पहन के जाओ, उसके बाद किसी पवित्र नदी में उतरो। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अगर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हो तो नदियों को साफ सुथरा रखो। आजकल आप देख ही रहे हैं कितनी आपदाएं आ रही हैं, तो हमें अपनी नदियां बचानी हैं, तो उनको स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। उनको गंदा मत करो, कूड़ा करकट मत डालो, कचरा मत डालो, और उनको ऐसा पवित्रता के साथ उनका पूरा ख्याल रखो। सर आपने बिल्कुल वो कहा, तो मुझे थोड़ा सा वो हो गया कि ये मैसेज देना चाहिए। एक और उसमें विषय में जोड़ना चाहूँगा। प्लीज सर। मैथिली भाषा के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, आपने सुना होगा, विद्यापति नाम था। जी। और उनकी एक कविता मुझे याद आई है। वो गंगा माता को पे कविता लिखी है, उसके 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं कि एक अपराध क्षेम मोर जानी, परसल माय पाय तू अपानी। गंगा माता को कहते हैं कि एक अपराध मेरा क्षमा कर देना कि मेरे पाँव से आपके पानी गंदा हो गया, पानी को मैंने टच किया। राइट। तो ये अपराध मानते हैं और क्षमा मांगते हैं। तो गंदा करने वालों को क्या पाप लगेगा, तो बिल्कुल कह नहीं सकते। क्योंकि हम जब भी नदियों में जाते तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं या जो हमारे बुजुर्ग है, वो हमें पहले यही सिखाते हैं कि गंगा में उतरने से पहले पानी हाथ से इधर उधर करना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए, उसके बाद ही जल में पैर रखना चाहिए। बिल्कुल। तो कभी भी इस प्रकार के ज्ञान पहले दिया करते थे। जी नहीं, आपने सर बहुत अच्छा टॉपिक बताया। आप मून की बात कर रहे थे। चलिए, मून ने हम दोनों के हृदय को छू दिया और शायद ये बात लोगों के हृदय को छुए, अपने मून को ठीक करना शुरू करें। जी। तो अब सर मून के बाद अगर दूसरे ग्रह पे आते, मंगल के लिए आपको कैसे? तो मंगल का जो कारक होता है, जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन का काम करते हैं, तो कृषक वर्ग। तो मैं बहुत बार लोगों को देखता हूँ कि जो फार्मर्स रोड साइड बैठ के सब्जी बेच रहे होते हैं, पिज्जा हट में तो 1000 रुपए का पिज्जा खा के आ जाते हैं, लेकिन उस बेचारे को पालक कैसे दिया था, 10 रुपए गड्डी, अरे यार 10 रुपए लायक क्या, 5 रुपए गड्डी दे दो। बार्गेनिंग करते हैं उनसे, तो वो अपना मंगल खराब कर रहे हैं। अच्छा, बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। किसान से, जो जमीन की चीज है, जमीन से जो उपजी हुई चीज है, उसका सम्मान करो, बार्गेनिंग नहीं करो, उसके मेहनत का सही आप मूल्य दो उसको।
सब्जी वाले से कभी बार्गेनिंग नहीं करता। हाँ। समझ में आता है कई बार कई सब्जी वाले ज्यादा रेट बोलते हैं तो या तो नहीं लूंगा या बार्गेनिंग नहीं करूंगा कि तुम ज्यादा दे रहे हो। हाँ हाँ हाँ। उसका मूल्य पैसे से आप लगा ही नहीं सकते उसकी मेहनत का, सही बात है सर। क्योंकि वो मंगल देव का है। ठीक है। तो बुध जो हरी चीजें हैं, हरियाली है, ग्रीनरी है, कई रिश्ते, और हर एक ग्रह से कोई ना कोई रिश्ता भी कनेक्टेड होता है। अच्छा। तो मामा मौसी बहन का कारक भी बुध है। ओके। बुद्धि का कारक बुध है। तो अगर सर किसी का बुध खराब हो, बुध खराब है तो हेडलेस बिहेव करेगा, गाली गलौज करेगा। अच्छा। बुध वाचा वाणी का भी कारक है। हाँ हाँ तो गलत वाणी बोलना भी खराब बुध का परिचायक है। तो अगर किसी को गाली गलौज कर रहे हो, कई लोगों की भाषा होती है कि दोस्तों को गाली से संबोधित करते हैं। सर मैं इस चीज पे एक पॉइंट कहना चाहता हूँ। मेरा एक कलीग है, बहुत गाली करता है, बहुत गाली गलौज देता है वो। लेकिन सर फिर मैं ये जानना चाहता हूँ उसका भला कैसे हो रहा है, तरक्की भी पा रहा है जीवन में, गाली गलौज भी करता है, तो ये क्या उसके पुराने जन्म के कर्म हैं? देखिए उसको अभी उतना ऐश्वर्य मिल रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए कोई आदमी बहुत पैसे वेस्ट कर रहे हैं। हाँ। तो उसके अकाउंट में पैसे पड़े हैं, जब तक पड़े हैं तब तक वेस्ट कर रहे हैं, तो पुण्य है इकट्ठा उतना। सही बात है। तो चल रहा है, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन आपको उसको तकलीफ होगी ना, वैसे ही है। ओके। हो सकता है कोई धन कोई और ग्रह दे रहा हो उसको। राइट। और बुध जब खराब होगा तो खराब बुद्धि देगा, गलत निर्णय लेगा। ओके। हो सकता है उसके रिश्तेदारी में मामा की हालत खराब हो गई हो, मामा गरीब हो गया हो। ओके। पता करना उसका मामा कैसा है या उसकी बहन बुआ कैसी है। राइट। तो एक ही ग्रह के बहुत सारे, ऐसा नहीं कि बुध ग्रह खराब हो गया तो उसकी धन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। धन शायद से को नहीं जोड़ के दे सकते। उसके कुंडली में धन किससे कनेक्टेड है, शायद वो अच्छा काम कर रहा हो कहीं ना कहीं। ये कुंडली से ही पता लग सकता है। ये कुंडली से पता लग सकता है। पर हाँ, गाली गलौज करके बुध तो खराब कर ही रहा है वो। हाँ, मतलब अभी सही है, आगे बेकार रिजल्ट दे सकता है। और कहीं कुछ ऐसा भी बेकार दे रहा होगा जो आपको पता नहीं, ये भी तो बिल्कुल सही बात है। उसकी सारी बात आपको थोड़ी मालूम है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। अभी सर आते हैं गुरु ग्रह पे। तो गुरु को आप कैसे देखते हो सर? क्योंकि गुरु ग्रह को ऐसा मानते हैं लोग कि जिसका गुरु अच्छा है वो बहुत अच्छा करता, लाइफ में बहुत अच्छा कर सकता है, या फिर मतलब एक टीचर को, एक गुरु को एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। देखिए, गुरु ग्रह ज्ञान का कारक है, तो गुरु ग्रह कुंडली में अच्छा नहीं हो सकता तो वो व्यक्ति ज्ञान वाला काम तो कर ही नहीं सकता। पंडित जी जो पूजा पाठ कराते हैं, या टीचर्स जो सिखाते हैं, या ज्योतिषी, इन सब में गुरु ग्रह महत्वपूर्ण होता ही है। जो सीखने सिखाने वाला ज्ञान का काम करते हैं, गुरु उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो गुरु को कैसे मतलब तो सपोज जो ज्ञान देने वाले व्यक्ति को अगर बढ़िया ट्रीट नहीं करते, कोई पंडित जी हैं उनको मजाक उड़ा देना, या अगर कोई पंडित जी पूजा करवाने घर में आपके आए तो आप तो पार्टी में तो 10,000 खर्च करते हो, पंडित जी ने आपके यहाँ पूजा कराई, अरे 101 रख लो पंडित जी, क्या करा तुमने, तुम्हारा क्या गया, 101 रुपए ले लो। तो ये डायरेक्टली पंडित को, ज्योतिषी जी को, मतलब उनको जो गलत बोलना। इवन टीचर्स को, अभी आजकल के बच्चों को मैंने देखा है, आज के टाइम में जेनजी है, टीचर्स का बहुत मजाक उड़ाते हैं। इवन स्कूल्स में 9th 10th के बच्चों को मैंने सुना कि टीचर के ऊपर कमेंट करना, उनका उल्टे सीधे नाम रखना, अरे ये तो ऐसा है, वैसे इसको क्या आता है, ऐसी मैंने नोटिस किया। कुछ लोग आते हैं कंसल्टेशन के लिए जिनको बच्चों के स्कूल में सब चल रहा है और बच्चा परेशान होता है, तो ये सब चीजें सुनने में आती हैं। तो उनका गुरु ग्रह खराब होगा। जो तो टीचर्स को उसको सही करने के लिए, नॉट ओनली टीचर्स, मान लीजिए आप IT कंपनी में काम कर रहे हैं, जो आपका ट्रेनर है, जो आपको सिखा रहा होता है, उसकी आप बात नहीं मानो, उसको बकवार क्या करता है, तो इसको कुछ नहीं आता। नहीं आता तो आपको सिखाता है कैसे? आपसे ज्यादा तो जरूर आता है, जो आप उस पोजीशन में हो कि वो सिखा रहे हैं, आप सीख रहे हो। बिल्कुल। तो उसका गुरु तो आपसे मजबूत है ही, आप उसको आप खराब कर रहे हो। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अभी आते हैं सर राहु पे। राहु से बहुत डरते हैं लोग। गुरु के बाद शुक्र और शनि, हम सीक्वेंस में चलते हैं। अच्छा, शुक्र पे आते हैं सर। हाँ, तो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह ऐश्वर्य का, धन का, लग्जरी का कारक है। ओके। तो उसको किसी स्त्री को बेइज्जत कर देना, बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं करना, तो वो उससे शुक्र खराब होता है। जो शनि होता है, शनि लेबर लोगों का कारक है, गरीब लोगों का कारक है, विकलांग लोगों का कारक है, जो होता है ना लूले लंगड़े अंधे काने, तो उन लोगों का कारक है शनि। तो उनको इंसल्ट नहीं करना। जो सफाई कर्मचारी हैं, साफ सफाई करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करके शनि खराब होता है। और राहु बहुत लोग करते हैं। हाँ, बहुत लोग करते हैं उनको, अरे तू क्या है, तेरी औकात क्या है, तू चल निकल ले, क्या मालूम मेहनत किया है, तुझे 100 रुपए क्यों मांग रहा है, तू चल 50 ले ले।
हाँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे करते हैं कई बार। Correct. पहले एग्री कर लेंगे कि तू इतना में काम कर, बोला तूने बढ़िया नहीं किया, क्या कर लेगा, तू नहीं देता पैसे तुझे। सही तो बात। ऐसी चीज से शनि ग्रह खराब होता है, तो उससे उसका बैड इफेक्ट मिलता है। ग्रेजुअली उसका प्रोसेस है, ठीक है। और राहु केतु जो होता है ये एक ग्रह नहीं है, फिजिकल ग्रह नहीं है ज्योतिष के अनुसार, ये वर्चुअल पॉइंट्स हैं। लेकिन बहुत डरते हैं लोग सर इनसे। नहीं, राहु ही तो आपके जन्म का कारक है ना, डिजायर। ओके, राहु डिजायर का कारक है। ओके। और केतु मोक्ष मुक्ति का कारक है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं आपकी कुंडली में। तो जहां आपकी कुंडली में राहु होता है, उस भाव से संबंधित चीजों के लिए ही आप पैदा हुए हैं। और केतु जहाँ है उसके मामले में आप रोते रहेंगे, प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत आपने एंजॉय कर लिया हुआ है। ओके। तो जन्म के समय डिसाइड किया ये मुझे नहीं चाहिए। मेरा एग्जांपल देता हूँ, मेरा केतु 2nd हाउस में है जो धन का स्थान है, और 8th हाउस है अकल्ट का स्थान है जहाँ राहु है। तो पिछले जन्म में इतना धन एंजॉय किया कि मरते समय सोचा बेकार धन था, थोड़ा मैं धर्म कर लेता, थोड़ा ईश्वर, थोड़ा अकल्ट में ध्यान देता तो अच्छा रहता है। तो वो इच्छा लेके मृत्यु हुई। तो इस जन्म में, और अगर सर अपोजिट हो जाए कि 2nd में राहु और 7वें में है ना, नहीं 8वें में केतु होता है, तो पिछले जन्म में आदमी बहुत धार्मिक रहा होता है, बहुत अकल्ट, बहुत दान पुण्य किया रहता है। इस जन्म में हाई पैसा मेरा परमेश्वर पैसे के लिए कुछ भी करेगा। बिल्कुल। या फिर वाणी, द्वितीय स्थान वाणी का भी है। तो ऐसे लोगों से सजेस्ट किया जाता है आपका शायद द्वितीय स्थान में राहु है। बिल्कुल सर। हाँ, तो ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि पैसे के पीछे भागना नहीं, पैसा आवश्यक जरूर है, पीछे भागना नहीं। ओके। और दूसरी चीज आपकी वाणी में ध्यान रखना, नकारात्मक नहीं बोलना है। बिल्कुल सर, ठीक है। उसके बाद अभी ये हमारे सारे ग्रह हो गए सर। हाँ, तो ये तो बहुत बेसिक, मतलब बेसिक का भी बेसिक है। बिल्कुल। लेकिन सर ये आजकल लोगों को इतना बेसिक भी नहीं पता। वो तो आजकल लोग इंटरनेट की दुनिया में ज्यादा हैं। कुछ लोग तो आजकल ऐसे हैं कि वो चैट जीपीटी से अपनी कुंडली निकालते हैं, तो वो कितना सही है सर? चैट जीपीटी तो कुंडली कौन सा ग्रह कहाँ पड़े हैं, कौन सा नक्षत्र गलत बताता है। मेरे साथ हुआ और मेरे क्लाइंट के साथ हुआ। अच्छा। मैं भी बहुत एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो मैं ज्योतिषी हूँ, तो ये मत समझना कि मैं टेक्नोलॉजी से दूर हूँ। मैं टेक्नोलॉजी के बहुत करीब हूँ। मेरा बैकग्राउंड रहा है आईटी कंपनी में काम करने का, और उसके बाद भी टेक्नोलॉजी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं बहुत हाईटेक व्यक्ति हूँ अपने निजी जीवन में। ठीक है। तो चैट जीपीटी एक दिन ऐसे ध्यान आया मुझे, चलो देखते चैट जीपीटी मेरे कुंडली के बारे में क्या प्रेडिक्शन करता है कि मैं ज्योतिषी बनूंगा कि नहीं। तो मैंने पूछ दिया चैट जीपीटी को, तो डेट ऑफ बर्थ देखे, क्या मैं ज्योतिषी बन पाऊंगा? तो बोला कि नहीं। तो मैंने बोला कि मेरे नक्षत्र के बारे में कुछ बताओ। तो मेरा अनुराधा नक्षत्र है। तो कोई और नक्षत्र की बात बता रहा था। मैं बोला अरे यार ये तो, फिर देखा मैंने तो सारे गलती, गड़बड़ हो गया। तो मैंने नहीं, किसी काम का नहीं है। तो चलो कोई अगर चैट जीपीटी देख के आएगा तो उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मानेगा नहीं, भले चैट जीपीटी तो ये बता रहा है। लोगों को मेरे से ज्यादा चैट जीपीटी पे विश्वास होगा आज की डेट में। बिल्कुल। तो मतलब ये ऑनलाइन कुंडली, चैट जीपीटी की कुंडली, ऑनलाइन कुंडली सही है। ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो कुंडली बनाते हैं। तो कुंडली क्या डेटा है ना, अगर डेटा सही देंगे तो कुंडली सही बन के आएगी। कुंडली वाले सॉफ्टवेयर्स हैं या कुंडली वाले वेबसाइट्स हैं, वो सही आएगा। मैं उसके बारे में बिल्कुल श्योर हूँ। किसी ने बनाया हुआ है तो शायद ही कोई एक गलत सॉफ्टवेयर हो या गलती एरर हो, इसमें गलत बताएगा। तो छोटी मोटी गलती हो सकती है, बट चैट जीपीटी तो सही कुंडली नहीं बनाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। बाकी बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं कुंडली सही बनाते हैं, लेकिन कुंडली सही बनाना मतलब थोड़ी कि आपका विश्लेषण सही होगा। सही बात है। कुंडली सही बना दिया तो उस कुंडली के आधार पर उस वेबसाइट से आप यंत्र, तंत्र, मंत्र और जेमस्टोन मत खरीदने लगना। नहीं, आपने सर अभी तक जितनी बातें बताई हैं कुंडली के लिए, ये आपने बहुत शॉर्ट में और इतनी डीप बताई हैं कि सिर्फ कुंडली के ग्रह ही इम्पैक्ट नहीं डालते, उसके राशि भी डालती हैं। और आपने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया कि अभी तो मुझे भी लग रहा है कि सच में कि ऑनलाइन कुंडली में और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आप कुंडली दिखा रहे हो तो बहुत डिफरेंस है। सर अभी जैसे आपने बोला कि श्राद्ध पक्ष भी चल रहे हैं, पितृपक्ष भी चल रहे हैं, तो उसका जैसे बहुत एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो वो क्या है सर, और वो कैसे पहचान सकते हैं? तो इसको फिर सर कैसे समझे हम कि मतलब अगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाएं कि क्या हमें आंसर मिलने चाहिए? तो ऐसा मेरे पास एक केस आया था, बहुत साल पहले की बात है। लड़की आई, बोली कि मेरा फियांसे है, शादी उसकी हमारी अगले महीने होने वाली थी, हम 7 साल से रिलेशनशिप में हैं। ओके। और वो कल रात को गायब हो गया है। इन एग्रीमेंट विद गॉड एंड योर सोल। सही बात है। आपने जन्म लिया है,
तो एक पूजा से क्या वो शांत हो जाएंगे। किसी की कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ ही नहीं मालूम है, तो उसमें जनरली मैं एक प्रश्न शास्त्र है, ओके, तो उसके द्वारा मैं पता करता हूँ।